उसके दादा ने अगर सेब का पेड़ लगाया है, नेक्स्ट जनरेशन फादर ने उसमें बी कीपिंग का काम शुरू किया है उस ऑर्चार्ड में, तो थर्ड जनरेशन का बच्चा है ना, वो फिर शहद के बारे में नहीं सोचता, वो बी प्रोपेलिस के बारे में सोचता है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये लीटर से भी ज़्यादा है। कि यूकेपीएससी के लिए क्लासेस कहाँ से लें, हाँ, अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने की। जी, पढ़ोगे नहीं आप तो फेल कर जाओगे यार। फेल कर गया, स्टेट रिपीट हो गई, सर बुला लो, आप नहीं बुला रहे, मैं खुद ही आ जाऊँगा, मैं गेट पे आ जाऊँगा लबासना के। तो बोलता है परेशान होकर आ जा यार तू। हो गया मेरा IBPS एग्रीकल्चर ऑफिसर, अब बैंक मुझे मिल गया था। PSC में प्री क्लियर करना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। उनका एक सवाल है कि आपने मैनेज कैसे किया खुद को। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आंसर राइटिंग। हाँ, मार्क्स आपके आंसर राइटिंग के है। जो डार्क ट्रूथ है मैं वो बता रहा हूँ, 60 to 80% जो है उनको नौकरी सरकारी तो नहीं मिलने वाली है। बडिंग स्टेज में हमें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और जो खेती है, किसानी है, उसमें इनोवेशन ढूंढने पड़ेंगे अपने लेवल से। जजरेड तो कई रूश हैं, साला के शावण महीने तो ही कई टॉस हैं, कणिक तरह डाव बूट नहीं डाए, कणिक तरह डाव बूट नहीं डाए, और किस तरह खाड़े नाड़े शुकाए, ए तू भी तू यही चेरू है, जजरेड तो कई डाए। कोशिश करनी चाहिए कि पहले UPSC के लिए ओरिएंट हो, क्योंकि वहाँ से आपका एक बेस बन जाएगा। उसको पहचानो कि मेरी स्किल क्या है, उसको हमेशा उस पर शार्प करते रहो, उस पर काम करते रहो। हम लोग सेब पर बात कर रहे हैं, बट ऐसा तो ना हो कि हम लोग सेब पर ही स्टक कर जाएं। हम लोग वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरी समझ में जो इसका कारण है, जो एक पर्टिकुलर क्रॉप पे देखा देखी बिल्कुल आजकल जो इस बागवानी में उतर रहा है ना, वो YouTube देख के उतर रहा है। YouTube में दिखा दी किसी ने, ये मेरी इतनी इनकम हो रही है, इतनी इनकम हो रही है, चलो मैं भी सेब का बगीचा लगाता हूँ। लिटरेचर दुनिया भर का है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च के बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हमको। नमस्कार, मैं शोनवाल हूँ और स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। आज एक ऐसे युवा से मिलेंगे जो आपको प्रेरणा देगा कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है, कैसे एक नौकरी के साथ दूसरी की तैयारी की जाती है। 2 बार का यंग साइंटिस्ट अवार्डी और पूर्व बैंक अधिकारी, अब वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में PCS अधिकारी पर चयनित अरविंद शर्मा, ग्राम मटियाना और खत पशगांव से हमारे साथ है। स्वागत है शर्मा जी आपका। थैंक यू शिवम, एंड थैंक यू ट्राइपॉड प्रोडक्शन। शुक्रिया सर। अब बात को जो है शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत हुई है ATS कालसी से। यस, हरिपुर। तो कहिए कैसे हुआ ऐसे कि हमारे गांव में स्कूल नहीं था, एक स्कूल था यस पहले, वो स्कूल डिसकंटिन्यू हो गया, गांव से थोड़ा दूर था, तो फिर प्राइमरी स्कूलिंग के लिए निकलना पड़ा गांव से बाहर अर्ली एज में। तो अपने मामा के यहाँ गया मैं, फिर वहाँ से मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई। अब 5th पास हो गए तो 6th में ये था कि घर वालों को भी ये था कि हॉस्टल में डाल देते हैं, और अच्छा हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल जो है। फिर ATS स्कूल जिसकी आप बात कर रहे हो, वहाँ पर चले जाते हैं हम लोग 6th में, और वहाँ पे मेरी जो जर्नी है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत कुछ लोगों के कारण, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे प्रिंसिपल थे BC रतूड़ी जी, इज़ अ जॉइंट कमिश्नर प्रेजेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो उन्होंने एक ड्रीम दिखाया, जीने के लिए प्रोत्साहित किया, तो उसमें हम आगे बढ़ते गए। तो लाइफ का पर्पस वहाँ से मिला। यस, वेरी पर्पस ऑफ लाइफ। उन्होंने थोड़ा डिफाइन किया कि सिविल सर्विसेज इस तरीके की होती है, ये होता है। तो वो यंग एज में उन्होंने बता तो दिया कि सिविल सर्विसेज करना है, बट यंग एज में फिर वो साइंटिस्ट बनने का भूत भी तो सवार हुआ था। बहुत सारे सवाल हुए हैं बीच में। उसके अलावा जो है आजकल जजरेड बहुत बंद था पिछले दिनों भी, करीब 10-12 घंटे। वहाँ पर जो है उसकी समस्या अगर सबसे बेहतर किसी ने डिफाइन की है तो वो अरविंद शर्मा जी ने की है, और अपनी भाषा में वो कविता भी हम सुनेंगे अरविंद शर्मा जी से। हाँ, फिलहाल स्टार्टिंग पर आते हैं। तो फिर वो 10th तक ही था स्कूल, फिर वहाँ से आ जाते हैं। हाँ, विद्या मंदिर। यस, तो उस समय 10th में मैं आई गॉट अ वेरी गुड परसेंटेज, एंड मुझे फ़ी वेवर में, कंसेशनल फ़ी वेवर पे ऑफ़र हुआ था
कि आ जाओ तुम्हारी फ़ीस तो 50 रुपये कर देंगे ये वो तो हम लोग चले जाते हैं स्कूल में, विद्या मंदिर में। तो ऐसे ही थोड़ा टर्बुलेंट टाइम रहा। उसी बीच मैं एक साइंस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, जो कि मेरा एस्पिरेशनल था कि मैं नेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। तो मुझे कोई ऐसी फील्ड दिख नहीं रही थी कि मैं किस में प्रोजेक्ट करूँ। साइंस कांग्रेस होता था उस समय, तो मैंने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पे, प्रोजेक्ट किया उस पर। फर्स्ट ईयर में 11th में मैं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो 11th में जब नहीं हुए, उसमें रम इतने गए थे कि जो है 12वीं में एक अच्छा बच्चा जिससे बहुत उम्मीदें थी वो 60% से कम पर आ जाता हाँ है। बिल्कुल, ये हकीकत है। लेकिन जब 11th में उनका साइंस जो प्रोजेक्ट था उसमें ब्लॉक स्तर पर फेल कर जाते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है, कैसे उस चीज़ को आत्मसात करते हैं और अगले साल फिर क्या कमाल करते हैं। यस, नेक्स्ट ईयर फिर क्या होता है कि अब उस समय वेरी ऐसे टाइम होते हैं टीनेज, पता नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं उसी को अपना वो समझ बैठा था कि यही है। फिर ट्यूशन मिस करता था, ट्यूशन नहीं जा रहा हूँ, या फिर क्लासेस भी मिस हो रही थी उस चक्कर में, क्योंकि यही था कि नहीं, हर लेवल पे खुद को एक्सेल करना है। तो फिर हर लेवल पे वो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो स्टेट में मैं रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट आया उसमें। 12th में जो एक प्रोडक्टिव टाइम होता है नवंबर दिसंबर पढ़ने के लिए, वो मैं अपना वेस्ट नहीं कहूँगा, इन्वेस्ट कर दिया होता हूँ साइंस प्रोजेक्ट में। तो फिर मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने ये देख के मुझे कहा कि यार तो क्यों नहीं एग्रीकल्चर में अपना करियर बना लेता है, या फिर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से ही कर ले। मुझे जम गया उनकी बात को, और मैं फिर हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले लिया उसके नेक्स्ट 1 ईयर बाद। तो इस बीच में हाँ कोचिंग भी की थी मैंने। इस बीच में और भी कुछ हुआ था जो तो 12th की बात है, उसमें तो ये होता था कि अभी कहा कि क्लासेस मिस करते थे, वो क्लासेस मिस नहीं करते थे, उनको नर्सरी कहीं दिख जाती थी, कोई विज्ञान केंद्र दिख जाता था तो वहाँ चले जाते थे। फिर वहाँ पर कर्मचारियों से पूछते थे कि ये बताइए। एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, उसकी सुन कोई नहीं रहा है बट वो फिर भी जा रहा है, क्योंकि एक नाम जो था उनके जहन में, कुछ पढ़ा था, कुछ सुना था स्टीफन हॉकिंस के बारे में। यस, स्टीफन हॉकिंस में इतना भूत सवार हो गया था। डिस्कवरी देखता था यार, तो बुआ का घर, मेरे घर में टीवी नहीं था, मैं डाकपत्थर में रूम लेके हम लोग रहते थे, तो टीवी नहीं था, तो मैं बुआ के घर चला जाता था टीवी देखने। तो उसमें स्टीफन हॉकिंस का आता था प्रोग्राम डिस्कवरी पे। तो मैं फिर पागलों की तरह उसी में सोचा। मेरे को स्कॉलरशिप मिली 1400 रुपये 12th में। तो मैंने क्या करा, उसको साइबर कैफ़े वाले के पास जाकर विकीपीडिया से पूरे प्रिंट आउट 1400 रुपये वो वेस्ट कर दिया उसमें प्रिंट आउट लेने में। कितने 1400 रुपये की प्रिंट आउट? 1400 रुपये की वो पूरी स्कॉलरशिप, वो स्टीफन हॉकिंस का जो विकीपीडिया पे मटेरियल पड़ा हुआ था वो सारा के सारा उसमें वेस्ट कर दिया। तो हालांकि हासिल कुछ नहीं हुआ, बस ये था कि यार मैं भी काश ऐसा कुछ कर पाता। ये जोश काम आएगा, काम आएगा इसी जर्नी में आगे। फिर 12th करने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करने आप पहुंच जाते हैं देहरादून, करणपुर। यस। और यहाँ पर तैयारी कैसे हुई? फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते एक लड़का कैसे एग्रीकल्चर कॉलेज में पहुंच गया, जीवी पंत? तो होता ही है कि देहरादून आ गए। अब गलती से क्या करा, एडमिशन ले लिया इंग्लिश मीडियम वाली कोचिंग में। ये भी कमाल की स्टोरी है। ठेठ हिंदी मीडियम वाला बच्चा, विद्या मंदिर से पढ़े हुए। इंग्लिश ठीक ठाक थी, टूटी फूटी, लेकिन इतना नहीं था कि सब चीज़ें इंग्लिश में समझ सके, है ना। तो ले ली, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, और 2-3 हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, और हम लोग से टीचर पढ़ा रहा है कि परपेंडिकुलर, हमें कुछ समझ नहीं आता था परपेंडिकुलर क्या है यार। तो बहुत बाद में 3-4 क्लासेज जब इधर उधर से पूछने के बाद पता चलता परपेंडिकुलर इस, जिसको हम हिंदी में शीर्षलंब बोलते, वही तो परपेंडिकुलर है। फिर हम चिल्ला रहे हैं, हम क्लास में बोल रहे हैं सर ये तो शीर्षलंब है, तो हंस रहे हैं पीछे से बच्चे। सेंट जोसेफ्स एकेडमी के स्टूडेंट रहते हैं, दून इंटरनेशनल के रहते हैं, वो सब लोग थे साथ में। वो लोगों ने कुछ शीर्षलंब समझ नहीं आ रहा। तो ये 2-3 महीने तक मुझे लाइट वेट क्या होता है, मैं लाइट वेट को लाइट समझ रहा था, ये प्रॉब्लम थी। और फिर जब वहाँ पे आप एक लैंग्वेज बैरियर्स को फेस करते हो तो फिर आपका मन नहीं लगता है चीज़ों में,
और फिर वहाँ पे भी यही फिर क्लासेस Surrounding? यस सराउंडिंग्स वही वो बच्चे हाँ हाँ ना आप सवाल पूछ पा ना रहे आप हैं, सवाल पूछ पा रहे हो ना कुछ जो है हो रहा है। हाँ कुछ हो पा रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ कि यार क्या है कहाँ फंस गया यार। फिर उन दिनों कभी अब न्यूज़पेपर तो मैं स्टार्टिंग से रही है, हॉस्टल के टाइम से पढ़ने की आदत रही, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ा रहा था, उसमें खबर आ रही कि डीएवी में कोई कवि सम्मेलन हो रहा है या काइंड ऑफ एक साइंस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फिर से वहीं पे ध्यान मन। है, हाँ मन उधर ही है कि वो करना है ये भी करना है, और उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कोचिंग पे। ले दे के एडमिशन हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मिल जाता है एडमिशन, लेकिन फिर वही याद आते ट्रिगर करता है बैक में जो में हमारे प्रिंसिपल ने करना कहा तो था एग्रीकल्चर कि में हाँ कि एग्रीकल्चर में तू अच्छा करेगा। फिर मैंने एडमिशन लिया बीएससी इन हॉर्टिकल्चर। यस बीएससी हॉर्टिकल्चर Yes. और पंतनगर पहुंच गए। पन्नगर भरसार कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है भरसार में, पौड़ी गढ़वाल में। दैट वाज अ कैंपस ऑफ सब कैंपस ऑफ पन्नगर यूनिवर्सिटी, बट बाद में वो सेपरेट होकर एक अलग यूनिवर्सिटी बन गया था। तो ये अब यहाँ भी पहुँच गए हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद भी अब जो मोटिव था वो तो साइंटिस्ट काइंड ऑफ, दिमाग और मन तो वहीं था। बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लिया, फिर वहाँ पर जो है कहीं पर पढ़ा देखा न्यूज़पेपर में कि यार हाँ वो कुछ साइंस एग्जीबिशन हो रही है। सेकेंड ईयर की बात है सर ये, तो कॉलेज में एक पोस्टर लगता है यूथ साइंस कांग्रेस, एंड वो मुझे लगता है कि अरे यार हम कहाँ इसमें, तो और वो शांति निकेतन में हो रही होती है वेस्ट बंगाल, तो ऐसे ही बस मज़े मारने के लिए उस पर मेल दी हुई थी, मेल आईडी पे मेल किया जाता है, कोई रिस्पांस नहीं आता। एक चेन्नई का वो एक लैंडलाइन नंबर था, उस पर फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता, तो बार बार अब कुछ काम तो है नहीं, सेकंड ईयर ऐसी तफरी मारने के लिए मैं कॉल मार दी ऐसा सीन था। तो एक बार कॉल नहीं करी 20 बार कॉल, बस ऐसी बस एक फितूर, यार फ़ोन तो उठा ले, ये कुछ नहीं कि क्या करूँगा वहाँ क्या नहीं प्रेजेंट करूँगा, कुछ नहीं, बस फोन फितूर चढ़ा हुआ है, फ़ोन करना। हाँ पहले बात तो हो क्या है ये, वहाँ से फ़ोन एक गलती से एक बार उठा लेता है उनका बंदा फ़ोन, वो दैट वाज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MSSR MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, और उठा के फिर बोलता हूँ कि सर मेरा प्रोजेक्ट है ये है वो है, मेरे को उन्होंने कहा कि यार यूजी वालों को तो हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं साइंटिस्ट, ये इंडियन यूथ साइंस कांग्रेस में। यस पीजी तुम्हारे पास होता, तो हमने कहा यार सब मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत इनोवेटिव आइडिया, प्लीज़ मौका दे दो ये है वो। फिर बोलता हूँ अपने सीनियर से मेरी बात करा दो, ये है वो है ऐसे, तो फिर वो उन्होंने भी परेशान होकर बोल दिया चल यार आ जा तो करके। मैंने कहा अब बुला तो दिया लेकिन मुझे कॉलेज भेजेगा नहीं, आप मेल कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, और वो कॉलेज को मेल भी कर देते हैं और लेके पहुंच जाते हैं हम शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। यस तो सेकेंड ईयर में था मैं, और वहाँ पे देखता हूँ तो सारे काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट लोग हैं, प्रोफेसर है जो इस्टेब्लिश थे, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, यस PhD कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, हाँ, कर MPhil चुके कर रहे हैं। हैं, बिल्कुल। उन लोगों के साथ एक बीएससी सेकंड ईयर का छात्र स्टूडेंट, हाँ। अरविंद शर्मा वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लेके पहुँच गया। और देखा वहाँ पे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को, तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, और आई वॉज मेस्मराइज्ड, मेरे लिए वही बहुत बड़ा क्षण था। तो वहाँ पे प्रणब मुखर्जी जी थे उस समय राष्ट्रपति जी, उन्होंने इनाग्रेट करी साइंस कांग्रेस, एंड हमें 2012-13 की बात है, दिसंबर 13। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था योगेश पांडे, 2 लोग हम साथ में गए थे। तो फिर फूड सिक्योरिटी में हमने पेपर प्रेजेंट किया, और नहीं फूड सिक्योरिटी नहीं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में NRM पे। तो वहाँ पे ऑटोमेटेड पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी पे था मेरा कुछ काम, और दैट वाज फेलिसिटेटेड एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन एंड यंग साइंटिस्ट अवार्ड देयर। और उन लोगों के बीच में जो कि इस्टेब्लिश थे, PhD कर रहे थे, IM कर चुके थे, उन लोगों के बीच में BSc सेकंड ईयर का छात्र सेकंड आता है, वो यहाँ नहीं रुकता है, उसे ये बात चुभ जाती है कि अरविंद शर्मा सेकंड क्यों आया है। बिल्कुल। और फिर अगले साल फिर दोबारा हाँ थर्ड ईयर में आते हैं, फिर दोबारा वही, फिर वहाँ पर एक बैकअप बन जाता है, क्योंकि जब आप कोई पोजीशन हासिल किए हो तो फिर जान पहचान हो जाती है। फिर उन लोगों ने फिर नेक्स्ट ईयर खुद से इनवाइट किया उन्होंने यूथ साइंस कांग्रेस। यस फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक प्राइज़ मनी था छोटा सा, वो हमारा बढ़िया काम आया, खूब हमने पार्टी करी उसकी 7-8 हज़ार का। और अगले बार हमें फिर से इनवाइट किया, और टिकट्स विकट्स सब उन्होंने अरेंज किए नेक्स्ट ईयर, और वो होती है आंध्र प्रदेश गुंटूर में 6th इंडियन यूथ साइंस कांग्रेस। तो वहाँ पे
हम लोग वहाँ पर भी फिर अपना पेपर प्रेजेंट Yes. करते हैं, अपना प्रोजेक्ट Yes. बताते हैं, दिखाते हैं और वहाँ पर पोजीशन पाते हैं। फर्स्ट पोजीशन, यस। और दैट वाज बिकॉज ऑफ मेरा जो प्रोजेक्ट था वो, थैंक यू, वो जौनसारी एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम पे था। और उस पर क्या इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, ट्रेडिशनल क्या प्रैक्टिसेस है, उसमें इनोवेटिव चैलेंजेस क्या है और इनोवेशंस क्या पॉसिबल इनोवेशंस है, उस पे रहता है। और वो बहुत पसंद करते हैं लोग वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को पता चला कि एक ट्राइब है जौनसारी, वहाँ पर इतनी अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, परसिस्ट एग्जिस्ट करती है। और उसमें थोड़ा सा हमारा इम्प्रोवाइजेशन हमारे जौनसारी हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को एक कंट्रीब्यूट कर रहे, वैल्यू ऐड ऑन कर सकता है। तो उस पर था और आई गॉट फर्स्ट प्राइज़। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि वो कर रहे हैं, बट वो बड़ी शांति से अपना काम कर रहे हैं और हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, हमारी जनजाति को, हमारे राज्य को। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है उनके बारे में, हम लोग जानते नहीं हैं। तो ऐसे ही काम होता है। जब आपने ये टॉपिक चुना तो क्या अपनी सराउंडिंग देखकर? यस, वो सराउंडिंग थी कि हम लोग गांव में काम करते हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जुताई कर रहे हैं, कभी अभी भी ज़रूरत पड़ती तो गांव निकल पड़ते हैं, काम करते हैं खेतों में। बचपन से ही चल रहा है वो तो, है ना। खेती कर करके फैमिली ने, पापा ने हमें बड़ा किया है। तो वो एक रहता है कि ब्रेन में कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि ये इट्स अ गुड सेक्टर। और आप देख रहे हो कितने सही सही काम कर रहे हैं। हिमाचल कहाँ पहुँच गया हॉर्टिकल्चर से, तो उत्तराखंड में भी बहुत प्रॉस्पेरिटी है ये एक्सेल करने की हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। तो ये है और काम करने का मन है, अभी पूरा टाइम है। इस पर भी बात करेंगे कि हम लोग जो है उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर पर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें संभावनाएं और है, जौनसार में और क्या संभावनाएं हैं जिनको हम लोग उजागर कर सकते हैं, जिन पर कार्य कर सकते हैं। इसी दौरान जो है बीएससी भी लगभग ख़त्म हो गई। फिर पन्नागर जाता हूँ मैं। फिर पंतनगर में जाते हैं और जैसे कहा था अभी टॉक में कि थर्ड ईयर से जो है वो एक यूपीएससी का भूत भी सवार हो गया था। और मैं भूत सवार कह रहा हूँ ये सीधा ही शब्द, क्योंकि इस शख्स ने जिस शिद्दत से जो है उसे पाने की कोशिश की है, उसमें यह है कि फेसबुक के माध्यम से किसी ट्रेनी आईएएस का नंबर खोजा, फिर उन्हें फ़ोन करा, एक बार नहीं लगातार उनसे संपर्क करा कि यार एक बार तो लवासना दिखा दो, एक बार तो लवासना दिखा दो। ऐसा ही था वो। तब मैं पन्नागर में था फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पे जो सोच के मैं पन्नागर में एडमिशन लिया था कि यार मैं तो यूपीएससी के लिए पढ़ लूँगा, तो वो नहीं हो पा रहा था कहीं से टाइम, क्योंकि वहाँ आपको पूरा टाइम क्लासेस करनी होती है सब। तो फिर कहीं ना कहीं था, एक सब्जेक्ट होता था स्टैटिस्टिक्स। तो वो जब पढ़ोगे नहीं आप तो फेल कर जाओगे यार। फेल कर गया, स्टैट रिपीट हो गई पूरे भयंकर। साथ वालों ने टांग खींचनी शुरू कर दिया। एमएससी की बात हो रही है? यस, एमएससी की बात। सेकंड ईयर में फेल कर जाते हैं स्टैटिक्स। नहीं, एक कोर्स था, दैट वाज नॉट एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एक कोर्स था वेजिटेबल साइंस में, स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स अच्छा। था। हाँ, तो कोर्स में वो रिपीट हो जाते हैं, मतलब रिपीट दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, दोबारा एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो ये था। तो फिर क्योंकि बहुत टाइम, काफ़ी टाइम में डिवोट कर रहा था सिविल सर्विस के लिए, अपने आप से कोई कोच गाइड करने वाला शख्स नहीं दिख रहा था कोई दूर दूर तक। बहुत कोशिश की कोई मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। तो फिर ऐसे ही फेसबुक पे दिखा, एक है डॉक्टर नामदेव जी, वो ट्रेनी IRS, यस शी वाज IRS देयर। तो ऐसे उनसे चैट करता हूँ कि सर, बात करता हूँ उनसे कैसे गाइड करो। तो उन्होंने कहा यार, वो सब ऐसे ही बोलते हैं कि ये बुक है, ये बुक है, ये कंटेंट है। अच्छा, यूट्यूब वगैरह पे उतना था नहीं उस समय यार, ये लगभग 2017 की बात है। इंटरनेट, हाँ, स्पीड भी उतनी नहीं होती थी, मोबाइल भी उतने सही नहीं रहते थे डिवाइसेस। तो वही बुक से ही करना एट दी एंड तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया बहुत बार, सर बुला लो, आप नहीं बुला रहे, मैं खुद ही आ जाऊँगा, मैं गेट पे आ जाऊँगा लवासना के। तो बोलता है परेशान होकर आ जाया तू। तो वहाँ फेस्टिवल होता है एक साल में, दिवाली के आसपास, फेट बोलते हैं उसको। वहाँ पे वो दिखाते हैं अपने साथ लेके, एंट्री पास करवा के कि ये देखो, ये ऐसे है, ये है। सब मुलाकात 5 लोगों। टीना डाबी वाला बैच था वो, टीना डाबी उसमें टॉपर थी। हाँ, वो टीना 16 डाबी की थी। यस, 2016 की टॉपर। 16 या 15 की, 16 की थी इसी के मेरी शायद। आसपास हाँ, शायद।
तो देखता हूँ वहाँ पर, फिर थोड़ा सा गूज़बम्प्स होते हैं कि यार एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी यहाँ पे है, एक बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत डाइवर्स सेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो लगता है कि यार ये तो पता चला कि ऐसे काम होता है, ऐसे इन लोगों का सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स का ऐसे काम होता है। तो लगता है यार सोसाइटी के लिए कितनी सही चीज़ है। फिर वो वहाँ से एक बढ़िया एक को मिल जाता और है। वहाँ से ये भी पता चला कि मसूरी में अगर कोई देखने वाली जगह है जिसे घूमा जा सकता है वो लबासना है। लबासना जरूर जाना चाहिए अगर मौका मिलता है। बाहर से ही देख लो चाहे तो, अंदर अगर एडमिशन वो नहीं मिल रही एंट्री तो बाहर से भी देख सकते हो आप। दैट इज़ द वहाँ पे वो सच में कर्मशीला है वो बिल्डिंग वहाँ पे। वो लबासना है। लेकिन इसी दौरान जो है जब वो स्टेट्स में बैक आ जाती है, दोबारा तैयारी करनी होती है, बाकी छात्र जो है हॉस्टल से घर चले जाते हैं, अरविंद शर्मा वहीं रह जाते हैं। इसी दौरान वैकेंसी आती है IBPS PO की, एसओ हाँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो वहाँ पर कैसे पहुँचे कि बैंक अधिकारी बना जाए? अब वो ऐसा हुआ कि दिसंबर, वो रैंडम था? वो रैंडम था, बहुत रैंडम था वो। मेरी वाइफ है जो मेरे साथ थी उस समय, अभी जो मेरी वाइफ है, तो उन्होंने यूएस थ्रू आउट माई लॉन्ग जर्नी वो तो वहाँ से रहा अपना साथ में। तो फिर उन्होंने वाइफ ने बोला कि यार एक काम कर, पहले कहीं से स्टेबल हो जाओ, सेटल हो जाओ। और बैंक सबसे आसान होता था मतलब सेटल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम हो जाते हैं, जल्दी एग्ज़ाम साइकिल वो बहुत छोटा है, शॉर्ट है। यहाँ वहाँ पर कंसिस्टेंट जॉब वैकेंसी आती है और आती रहती साइकिल है, बिल्कुल फिक्स है। फिर वही विंटर वेकेशन थे तो एक झटका तो लगा था कि स्टैट रिपीट हो गया है। तो ये था यार अब तो कुछ करना है करके कि यार एक्सेल ही हो जाए कहीं पे। तो मैंने अपने एडवाइज़र को कहा सर मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, उन्होंने भी मेरे से कोऑपरेट किया तो मैं लग गया। फिर 20-25 दिन मिले थे टाइम, तो अपना एग्ज़ाम दिया, उसमें हो गया मेरा IBPS एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफ बैंक मुझे मिल गया था। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर तो बन गए, फिर पोस्टिंग मिली यस मुजफ्फरनगर। यस मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है, कस्बा है बुढ़ाना, उधर ही वहाँ पे था। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा। एक बहुत ही वाला लड़का जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि काम बैंक में, मतलब था ऐसा कि बहुत कुछ सोच के गए थे कि यार प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा ये सब, लेकिन देख फिर वर्क प्रेशर तो हर जगह है ही, और बैंक में तो ठीक ठाक है। और जाते ही काफ़ी सारी फाइलें ये वो, और फिर ये समझ नहीं आ रहा काम कैसे करें। तो पता चलता है कि काम आपको कोई नहीं सिखाता, कस्टमर ही सिखा देते काम कैसे होता है। तो फिर काम में ऐसा वो बहुत तरीके का वो हो रहा है, एक एबनॉक्शियस टाइप का। फिर सोचा कि यार बस ये ऐसे तो जहाँ नहीं, पर पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था, नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल जो नहीं, सोच के गए थे वो हो ही नहीं पाएगा। फिर ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह पे, वहाँ से मैनेज हो जाता है पढ़ना। छुटमलपुर आ जाता है। यस, मैं छुटमलपुर साइड को आ जाता हूँ मैं, वहाँ थोड़ा मैनेज हो जाता है पढ़ना। और उस समय था भी है कि यार अब तो UPSC जो सोचा है यार, अगर रह गया तो रह जाएगा। तो फिर स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स देता हूँ, ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्ज़ाम रहता है वो देता हूँ। उसमें भी अंत तक पहुँचते हैं, हाँ, लेकिन लास्ट में रह जाते हैं। रह जाता हूँ। इंटरव्यू दिया था मैंने उसका और रह गया उसमें फाइनल मेरिट में। फिर दोबारा से UPSC दिया 2 बार, यस तो 2 बार दिया लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर स्टेट PSC आता ही है जिसमें अभी सिलेक्शन हुआ है और हो गया। फिर 2021 में आता है स्टेट PSC, मतलब UK PSC के फॉर्म जिनमें अपर PCS के। अपर PCS, यस। वहाँ पर पहली बार प्रीलिम्स लिखते हैं, मेंस लिखते हैं और सिलेक्शन भी पाते हैं। आप तो UPSC कर रहे थे, UK PSC तो अंतर तो बहुत है, बहुत डिफरेंस है सर। तो इसकी तरफ कैसे मुड़े? वो ऐसा हुआ कि UPSC में एक तो जो लेवल ऑफ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है ना, वो UPSC में थोड़ा सा आपको बहुत डेडिकेट होना पड़ता है ना। और स्टेट PSC का ऐसा है कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा हो जाता है, हाँ इजी रहता है UPSC के कंपेयर में। तो UPSC में प्री क्लियर करना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है।
दूसरा ये भी इसके साथ यूपीएससी में ऑप्शनल रहता है, एक ऑप्शनल के 2 पेपर सब्जेक्ट। हाँ ऑप्शनल, यहाँ ऑप्शनल नहीं था तो मुझे ऑप्शनल रेडी करने का उतना तो टाइम दबाव नहीं मिल नहीं पा रहा था, हाँ मिल नहीं पा रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचा कि यार चलो इसको ट्राई करते हैं फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल क्या इसमें भी अच्छा है, हाँ पोस्ट ठीक है अच्छी, इसमें भी वैकेंसीज आती है, तो इसको फिर स्टेट पीएससी दिया मैंने। स्टेट पीएससी किया, और इस दौरान ये सब तो कर ही रहे थे, लेकिन कलम भी चल रही थी वहाँ पर, वो कविताएं साइड बाय साइड। बैंक में नौकरी, यहाँ पर एक सवाल है जो हमारे दर्शक है और हमें सुनने वाले हैं, अमन सिंह तोमर जी है। उनका एक सवाल है कि आपने मैनेज कैसे किया खुद को? पहले से आप बैंक जैसी नौकरी में कार्यरत थे, इसके साथ राइटिंग, स्पोर्ट्स, लगता है वो आपको जानते हैं, क्योंकि अगर राइटिंग और स्पोर्ट्स लिख रहे हैं तो आपको निरंतर देख रहे हैं। तो कैसे मैनेज किया, क्योंकि बैंक जैसी एक हेक्टिक नौकरी के साथ दूसरी एक सिविल सर्विसेज बहुत आसान नहीं होता है। क्या इसमें जो बहुत लोगों का योगदान रहा है ये सब होने के पीछे, जो स्टोरी बिहाइंड द कर्टेन रहती है, और उनमें जो मेरी वाइफ है, इस समय तक शादी हो चुकी थी शादी 21-20 में? 20 में, हाँ। जो टास्क का जो डेलीगेट करना, घर का जो भी काम है वो मुझ पे नहीं होने दिया। चीज़ है कोई ऐसी चीज़ जहाँ मैं फंसता था तो उसको शेयर कर दिया, तो वो कैसे ना कैसे बाय हुक एंड बाय क्रुक निकाल लेती थी, मेरी मदर वाइफ दोनों लोग मिलके। तो वो मेरे लिए इजी हो गया, मतलब ऐसा कि उनकी तरफ से ये था कि हम सब संभाल लेंगे, तू करता रहे अपना। और राइटिंग तो ऐसा है, वो तो नर्व में है, वो तो कुछ भी कैसी भी सिचुएशन रहेगी तो राइटिंग तो होनी ही है। मतलब आपका फैमिली का सपोर्ट बहुत हाँ, ज़रूरी है। फैमिली का बहुत ज़रूरी सपोर्ट होता है यार। कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को वो सपोर्ट दीजिए, बिल्कुल। उन पर वो जो प्रेशराइज नहीं, प्रेशर से कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्यों उन्हें मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है आजकल, आज की डेट में। आप एक चीज़ में रह के आप फिर नीरस हो जाएगी ना लाइफ। आपको तो एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, उसमें जितना कुछ कर सकते हो यार कर लो, वही है। तो अच्छा, इस समय कोई कोचिंग वगैरह भी थी? क्योंकि एक सवाल जो है जसपाल राणा जी का हमारे पास आया है, उनका सवाल ये है कि यूकेपीएससी के लिए क्लासेस कहाँ से लें? हाँ, अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने की? अगर मैं यूकेपीएससी बोलूँ तो, क्योंकि मैं हाँ पर्टिकुलर यूकेपीसीएस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा यूपीएससी से अलग है, सिलेबस भी अलग है और सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब मैं तो वर्किंग था, फिजिकल में कहीं जा नहीं पाया कोचिंग करने की, मैं हाँ ये है कि ऑनलाइन में पढ़ता रहता था। तो 1-2 इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उनसे मैंने गाइडेंस ली। संवेग IAS है एक, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। एक रावत IAS अकेडमी है, उनसे थोड़ा गाइडेंस ली। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आंसर राइटिंग। हाँ, मार्क्स आपके आंसर राइटिंग के हैं, आपको कितना भी आता हो, कुछ भी आता हो, आप के जो पेपर है उनमें तो आपको लिखना पड़ेगा। GS के 6 पेपर है, जनरल स्टडी के 6 प्लस 1 लैंग्वेज 7। वो आप जितना आप कंटेंट एग्जामिनर को दिखाओगे, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, डायमेंशंस क्रिएट करोगे, वो आपको लगातार प्रैक्टिस से आती है। तो एक बहुत अच्छी कहीं से भी हो अवेलेबल, आपको एक अच्छी आंसर राइटिंग के लिए गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यदि आप देख रहे हैं तो जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि अगर इस एग्ज़ाम पर अगर आपको बैठना है तो सबसे पहले आपको अपनी आंसर राइटिंग उस पर काम करना होगा। बहुत काम करने की ज़रूरत होती है आंसर, क्योंकि एक बार अगर आपका कंटेंट रेडी है माइंड में, क्यों लिमिटेड स्पेस रहता है। हम वहाँ पर तो स्पेसिफिक वर्ड्स में आपको लिखना है। एक क्वेश्चन होगा तो फिर उसमें लिमिटेड स्पेस में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अगर आप पे ज़्यादा लिखोगे तो भी कोई स्कोप नहीं, कम लिखोगे तो फिर वो गैप दिखेगा। तो आपको इतना थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि वो जो है लिमिटेड स्कोप स्पेस में आप इसी बीच में आपको जो है सारा स्टार्ट भी और ख़त्म भी करना है, कंक्लूड भी करना है और मेन पार्ट भी बताना है। जी बिल्कुल, जो ये है। ओके, ये अप्रोच आप रखें। और इसके अलावा जो है ना, यूकेपीएससी और यूपीएससी का डिफरेंस भी आपने कुछ हद तक बताया जी। लेकिन एक जो मेजर सवाल है वो ये कि अगर किसी के पास अगर 3-4 साल का समय है
तो वो किस तरफ ज़्यादा फोकस करे, सेंटर के पेपर के लिए जिसे यूपीएससी कहते हैं, या स्टेट ओरिएंटेड? तो सवाल था कि किस यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, है ना। पहला तो एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है यार। मान लो यूपीएससी में, क्योंकि फिर वो कैडर सिलेक्शन, कैडर अलॉटमेंट उसके हाथ में बहुत हद तक नहीं रहता है। अगर बंदा कैडर किसी भी स्टेट कैडर में जाने को रेडी है तो नो डाउट ही शुड परस्यू फॉर यूपीएससी, क्योंकि वो टाइम बाउंड मैनर में एग्ज़ाम साइकिल कंक्लूड करा देते हैं। और अगर किसी को यह है कि हाँ स्टेट में ही सर्विस देनी है और वो कर सकता है, तो वो यूकेपीसीएस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर हिम और हर। तो और जो डिफरेंस है थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, उसमें जो यूपीएससी में है, अब तो उत्तराखंड पीसीएस ने भी यूपीएससी जैसा ही सिलेबस कर दिया है लगभग। दो जीएस में 2 स्टेट स्पेसिफिक पेपर ऐड कर दिए उन्होंने। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए एक एज है, जो स्टेट के बारे में जानते हैं वो अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये जो यूके-SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वो तो उत्तराखंड, हाँ वो वहाँ पे यूकेपीसीएस के जो ज़्यादातर एग्जाम है वो उसमें स्टेट का अच्छा खासा वेटेज रहता है क्वेश्चंस का, तो वो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे रहेगा। बस डिफरेंस ये है मेंस में कि स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल नहीं है और यूपीएससी में ऑप्शनल है। आपको एक ऑप्शनल रेडी करना पड़ता है। और दूसरा एक डेडिकेटेड एसए का पेपर रहता है यूपीएससी में। स्टेट पीसीएस में वो लैंग्वेज के साथ ही कंबाइंड किया हुआ है। हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और प्रॉपर आपको पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आपका तासीर क्या है ना, वो तासीर आप खुद को समझ के, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर, बिल्कुल वेरी करता है। अगर आपका जो है बेस किस तरफ क्लियर है, अगर आप भारत के बारे में या वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी है उस पर ज़्यादा है, तो आप यूपीएससी के लिए जा सकते हैं। नहीं, वो हिस्ट्री का पेपर यहाँ भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी डेडिकेटेड सेम पेपर होगा। वो डिफरेंस ऑप्शनल का है, पहला मोटा, दूसरा दूसरा लेवल ऑफ प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसका थोड़ा सा लेवल वो यूपीएससी में थोड़ा यूपीएससी में आई है। सीसेट यूपीएससी का बड़ा टफ रहता है, हालांकि इस बार सीसेट यहाँ उत्तराखंड में भी काफ़ी टफ था जो प्री में आता है। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि पहले यूपीएससी के लिए ओरिएंट हो, क्योंकि वहाँ से आपका एक बेस बन जाएगा। फिर अटैम्प्ट देने चाहिए यूपीएससी के, स्टेट के भी स्टेट में अटैम्प्ट आते हैं तो बिल्कुल देने चाहिए। और जैसे सर ने कहा कि आपको यूपीएससी ट्राई करना चाहिए, वो शायद इसलिए भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का एक जो सर्कल है वो बना हुआ है कि ईयरली जॉब टाइम बाउंड आएगी, टाइम बाउंड। लेकिन स्टेट में जो है आपको वेट करना पड़ सकता है। स्टेट में हाँ, ये 2021 में हुआ था, ये अभी 24 में कंक्लूड हुआ है, फिर अभी 24 में हुआ है। 21 से पहले तो शायद 16 में, हाँ वो 16 या 17 में आया था शायद, ऐसा तो 3-4 साल का जो गया, 2-3 साल लग जाते हैं कई बार। यूपीएससी में वो टाइम बाउंड मैनर में कंक्लूड हो जाता है। यूपीएससी एग्जाम साइकिल शॉर्ट है, यस एग्जाम साइकिल शॉर्ट, वो ईयरली जो आएगा तो उस पर भी आप जा सकते हैं जी। एक और सवाल हम बाद में लेंगे, आयुष जी का एक सवाल है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पर बच्चे हैं देहरादून में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हमारे क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे हैं। जो डार्क ट्रूथ है मैं वो बता रहा हूँ, 60 to 80% जो है उनको नौकरी सरकारी तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इतनी वैकेंसी जो है बहुत आसान नहीं है और ना ही होती है। तो उनको जो है क्या वो करना चाहिए, क्योंकि वो एक तो आधे मन से तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो पुलिस कांस्टेबल का भी दे रहे हैं, पीसीएस का भी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे को जो लगता है ना, ये आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं। आप यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम है और वो जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें बहुत डिफरेंस तो है, बिल्कुल। तो इसमें जो बच्चे ये दोनों नाव में झूल रहे हैं साथ में, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यार कि देखो, पहले वही मेरी बात है कि पहले अपने आप को पहचानो, अपनी तासीर समझो, आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हो। क्योंकि अर्निंग का तो देखो कोई बाउंडेशन नहीं है, यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं नहीं है, और कोई एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे हैं। बहुत आपको एक स्किल अपने अंदर सेट करनी पड़ेगी कि ये कुछ नहीं तो ये एक जो बैकअप प्लान, जो बैकअप वो हमेशा होना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छी थॉरो स्किल पे आपको इम्बाइब करनी होगी, जो कि हर किसी इंसान में होती है, पर पहचानना होता है उसको टाइम से। उसको पहचानो कि मेरी स्किल क्या है, उसको हमेशा उस पर शार्प करते रहो, उस पर काम करते रहो। फिर हाँ, भटकाव बहुत आते हैं, ह्यूमन है यार,
भटकना हमारी ऐसा नहीं कि एकदम से कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत दाएं बाएं बहुत चीज़ें होती है। तो अब अगर भटकाव आ भी गया तो आपकी, अगर उस पर काम कर रहे होंगे स्किल पे, वो चाहे बहुत अच्छी, देखो ग्राफ्टिंग कोई कर लेता है गांव में तो उससे बहुत अच्छे बगीचे बना सकता है। ग्राफ्टिंग मैन की अच्छे नर्सरी मैन कहाँ मिल रहे हैं आजकल, अच्छी नर्सरियाँ है कहाँ, अच्छा एग्रीकल्चर कहाँ कर पा रहे हैं, अच्छा हॉर्टिकल्चर नहीं कर पा रहे। अपॉर्चुनिटीज़ है सर, मशरूमिंग कोई कर लो या फिर कोई मैकेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं, तो वही है, वो एक आपको स्किल अपने पास रखनी पड़ेगी। तो पहले खुद को पहचानिए पहले कि खुद को आपकी जो है, अगर ये नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो है ज़रूरी नहीं आपका वो एग्ज़ाम निकलता है, क्योंकि वो 100% आपके हाथ में नहीं है, उस पर जो है किसी और का भी रोल है। बिल्कुल। एग्जामिनर है, आपने जो सवाल पढ़े थे वो नहीं आए, नहीं है। इसमें आपका फॉल्ट कुछ नहीं है, आपने तो कोशिश करी थी। उसमें एक शेर है एक बहुत मशहूर शायर की, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। और अब खुदा ने अगर रज़ा पूछ लिया, रज़ा पूरी होगी तो इतना भी नहीं उड़ना है। तो किसी लोकल शायर ने भी लिखा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि चढ़ा है जैसे तैसे, खुदा भी बाद में पूछेगा उतरेगा कैसे। तो सर शेर अगर आप समझेंगे तो ये तो वही है कि पाँव जमीन पे रखना बस। ऐसा कौन सा समय आया जब जज रेड पर कविता लिखने की सूझी और वो जौनसारी में लिखी? कभी मैं खुश होऊंगा तो मैं लिख देता हूँ, परेशान होऊंगा तो लिख देता हूँ, दुखी हूँ तो लिख देता हूँ, बस इतना है। और रही बात जजरेट की, तो गांव से जब आते थे एक दो बार ऐसे इंस्टांसेस हुए कि सामने से बोल्डर्स गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो वो निकल गया वो कविता। वो तो कविताओं पर एक किताब भी आपकी छपी है। कविता मेरी, जब मैं पंतनगर में था मास्टर्स कर रहा था, पंतनगर में थे उस समय, एक कलम तीन कलम एक सिहाई, जिसको लॉन्च भी करवाया था कैलाश खेर जी से। जी, तो उसकी भी स्टोरी है। उसमें 3 लोग थे हम राइटर, एक प्रोफेसर है पंतनगर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अमन काम्बोज, एक कृजेश मेहरा सर है, साइंटिस्ट है वो इस समय। उसके बाद बहुत सारी है कलेक्शन ऑफ पोएट्री, लेकिन ऐसे ऑफिशियली कोई बुक के रूप में नहीं समय लगा, या फिर नहीं, ईश्वर ने नवाजा नहीं अभी तक कि मैं उसे ला पाऊँ। वो कविताएं भी सुने, बिल्कुल। कुछ जजरेड वाली तो सुनेंगे ही। एक और सवाल ये आया था कि आयुष रंटा जी का सवाल है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, और मुझे खुद भी लगता है कि किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और इस भटकाव भरे समय में जब बहुत आसान है भटकना, इंस्टाग्राम पर एक रील देखें तो हम खुद पता नहीं चलता है कि वो 30 सेकंड की रील के चक्कर में हम लोग 60 मिनट 2 घंटा गंवा चुके हैं। कैसे उससे खुद को आपने दूर रखा और कैसे वो लोग खुद को दूर रख सकते हैं? कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से, आप जब अपने मोस्ट लव्ड पर्सन जो होते हैं उनके बीच में रहना होता है, उनको उनका जो ग्रेटिट्यूड है वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो म्यूचुअल होना चाहिए, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन है, मिरर है वो आपके लिए। आप अगर कुछ गलत करोगे वो तुरंत टोक देंगे वो पर्सन ना। आप अगर उनसे दूरी बनाना शुरू करोगे तो फॉर श्योर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप भटकोगे ही भटकोगे। तो जो मिरर जो हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एक आपके नियर एंड डियर्स वन, वो चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी माँ हो, पेरेंट्स हो, या फिर कोई दोस्त भी हो सकते हैं, उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए। दे आर द ट्रू पीपल्स। दूसरा जो ट्रू पीपल्स होते हैं वो है अच्छा लिटरेचर, अच्छी बुक आपको पढ़ना हमेशा चाहिए। और अगर आप देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको पढ़ने की नीड पड़ती ही पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। कोई वो व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कोई ऑथेंटिकेटेड लिटरेचर सोर्स पढ़ रहा है। तो अगर आप ऑथेंटिकेट लिटरेचर सोर्स नहीं पढ़ोगे, फिर आप अनाप्शन आप पढ़ो, चीज़ें पढ़ोगे व्हाट्सएप पे जो नॉन वेरीफाइड है। तो वही है, कंसिस्टेंट होने के लिए आपको अच्छा लिटरेचर वो आपको मिरर का काम करता है, और आपके नियर एंड डियर्स वन वो मिरर का काम। लिटरेचर जो है हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए सर। वो साहित्य जो है वो आपको आपकी कमियां खामियां, आपके जो सवाल हैं उनको दूर करता है। बिल्कुल, आपका थॉट प्रोसेस को क्लैरिफाई करने का काम करता है लिटरेचर। तो वही है कि अगर कोई कहता है कि यार मेरा तो लिटरेचर पढ़ने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अभी तक उसे पता ही नहीं चला है कि अच्छा लिटरेचर क्या है, या अच्छे लिटरेचर की उस तक पहुँचनी। तो कोशिश कीजिए कि अपने इंटरेस्ट को समझ के, बहुत अलग अलग किस्म के लिटरेचर अवेलेबल है। आप कोई किसी तरह का पढ़ना पसंद करता है, कोई किसी तरीके का पढ़ना पसंद करता है, अपने हिसाब से, लेकिन यह है कि होना चाहिए। क्या थॉट आया कि मटियाना में कवि सम्मेलन करवाया जाए?
हाँ ये हुआ और ये शायद पहला हाँ पहला होगा जब किसी गांव में एक लड़के ने, एक युवा ने, एक व्यक्ति ने कोशिश करी कि यार कवि सम्मेलन जैसा कुछ करवाया जाए या पोइट्री का कुछ। गांव में ऐसा हुआ कि अब दोस्तों ने कहा कि एक टूर्नामेंट रखते हैं, उसमें सांस्कृतिक, हमारे जौनसार में से होता है, सांस्कृतिक संध्या भी रहेगी 2 दिन की। तो फिर बोला कि अब हम ही लोगों ने करना था। मैंने सोचा चलो एक अपना भी इनपुट दे देते हैं। तो उन दिनों मैं सबसे पहले रतन सिंह जौनसारी जी को सुना था, जो है हरविंजर ऑफ जौनसारी पोएट्री कहूँगा मैं उनको। बड़ा नाम, बहुत बड़ा बहुत बड़े नाम। नाम अब तो हमारे बीच नहीं है। जी, अब नहीं है हमारे बीच में। तो उनको सुना था, तो वो स्पार्क किया था मुझे जौनसारी कि ये तो कितना अच्छा लिख सकते हैं यार हम इसमें। उसके बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं था, वो सुना होगा मैंने 11th-12th में उनको, तो बाद में करूँगा इस दिशा में काम। फिर मैं कवि सम्मेलन देखता रहता था, कुमाऊनी हो रहे हैं, गढ़वाली कवि सम्मेलन भी हो रहे हैं, उड़िया में हो रहे हैं, या फिर हिंदी तो होते ही हैं बहुत सारे। तो एक था मन में यार, क्यों हमें गांव में अब प्लेटफॉर्म मिला है। पहले तो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है ना इजीली, कोई दूसरा बंदा देता ही नहीं है प्लेटफॉर्म। कितनी कोशिश की कवि जौनसारी कविताओं को मंच के माध्यम से सुनाने को, लेकिन मौका नहीं मिला। नाम लिखते थे बीच अब आएगा अब आएगा, अब 4 घंटे वेट कर रहे हैं, रात के 3 बज गए हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। सही यार, ये बढ़िया मौका है, अपने गाँव में हो रहा है, हम ही करता धरता है, कर देते हैं। फिर अप्रोच किया, कई लोगों को अप्रोच किया, नंदलाल भारती जी को, और वो इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। अगर सुन रहे हैं मेरी बात को तो आई एम रियली इंडेटेड टू यू। आप आए और 1-2 लोग और थे, मैं था। तो फिर हुआ कुछ और भी आपने बुलाए थे जो नहीं आए? हाँ लेकिन वो हुआ, शुरुआत तो हुई। हाँ शुरुआत हुई। उसके बाद फिर एक सर्किल बना हमारा, आखिर समिति बनी, एक कोशिश करते हैं। उसमें नारायण है, खजान दत्त शर्मा जी है, फकीरा सिंह चौहान जी, सुरेश मनमोह जी, ये बनराम जी, हम लोग, और अर्जुन जी है। काफ़ी लोगों ने, लाइक माइंडेड पीपल ने एक सोसाइटी खड़ी की है, रजिस्टर्ड है। और अब हम हर साल जो है जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन कराते हैं। ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 सितंबर को, और 13 अक्टूबर को विकास नगर में, चोड़पुर में 3rd एडिशन ऑफ जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन का है। तो आप भी पहुंचिए, वहाँ सुनेंगे। जो अभी नाम लिया आपने, उनमें नारायण सिंह चौहान जी, मनमोह जी, ये सब लोग भी रहेंगे। और आप भी तो रहोगे और आप खुद में इतने अच्छे, इतने फाइन जो है जौनसारी पोएट हो, तो मैं भी रहूँगा। तो ये बता दूं कि तो आप आइए और सुनिए और हौसला बढ़ाइए उन लोगों का जो कोशिश कर रहे हैं। जजरेड वाली कविता याद है? यस याद है। पहले वो सुन ली जाए यार। चलो। जजरेड जजरेड तू कहीं ढोए, यही शब्द है। यस यस यस। इसका मतलब होता है, जजरेड एक जगह है जौनसार बावर की, लाइफ लाइन रोड, वहाँ पर जो है ना वो स्लाइडिंग जोन बन गया है एक, जो कई बार बरसात में, अभी 2 दिन पहले 25-26 को बंद था लंबे समय तक। ऊपर से पत्थर और मलबा सारा रोड पर आता है। तो उस पर लिखा था, और बहुत ही कमाल की कविता यार आई। तो मैं तो पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ उसे। थैंक यू। बहुत पर्सनली। तो सुनो। जी 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 जी। वो है कि जजरेड जजरेड तू कई रुशे, जजरेड जजरेड तू कई रुशे, साला साला के श्रावण महीने तू ही चे कई ठोंसे, कणिक तेरे डाव बूट नी डाए, कणिक तेरे डाव बूट नी डाए, और किस तरह खाड़े नाड़े शुकाए, ए तू भी तू यही चेरू है, जजरेड तो कई डाए। आमे इंसान सुविधा के भूखे, आमे इंसान सुविधा के भूखे, खेजू देना कदी तांखे, तू ख्याल अपना आपू थया, ढाल जजरेड तो अपनू डया, कई की जजरेड तेरे डोण ले, जजरेड तेरे ढोण ले, जजरेड तेरे डोण ले ठेकेदारों के झोड़े भरूं, जजरेड तेरे डोण ले ठेकेदारों के जोड़े भरूं, जेई की बाजों कमीशनों, नेतई के रिबन कटों, गरीबों परेशान। वाह क्या लाइन है। नेतई के रिबन कटों और गरीबों परेशान, जजरेड तू रुशियानू और कदी तू टौसियानू, तेरा ख्याल आमे आपू इधर दे और डाव बूटूले दारा भर दे, तबे नाव जौनसार बावर का कर दे। इस तरीके की कविता थी है। तो जो लोग जौनसारी नहीं समझते हैं उनको मैं कंक्लूड कर देता हूँ कविता। जो मैंने कहा था जजरेड एक जगह है, तो उसमें एक प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्यों नाराज़ होते हैं, क्यों साल दर साल जो है खिसकते हैं। आप ऐसा ना किया करें जजरेड,
इस वजह से जो है नेताओं के रिबन कटते हैं, जेईओ की कमीशन बनती है और आम लोग परेशान होते हैं। तो जज रेड, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि ना करें ऐसा। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर प्लांटेशन करने की, बिल्कुल। ताकि जो है उसकी जो मिट्टी खिसक रही है उस पर कुछ पकड़ बने। जी। एक दो कुछ और कविताएं, कोई शेर वेर भी लिखा है? शेर यार मैं बहुत कम लिखे हैं, और हाँ जो लिखे हैं वो टंग पे नहीं है, मतलब ना, याद नहीं है। पार्डन मी। लेकिन हाँ कविताएं कविताएं मेरे टंग हिंदी में? हाँ हिंदी में एक पर्वत और बूंद है। पर्वत और बूंद मतलब ये है कि पहाड़ और पर्वत जो है, जो वहाँ पे रहता है वो उसी का ही नहीं होता। जो भी कुछ हुआ वो माइग्रेट करके नीचे आ गया। मुझे भी नौकरी मिली, मैं भी घर पर पहाड़ छोड़ के नीचे आ गया। तो उस पर्वत को शिकायत है, हमेशा सबसे शिकायत है उसको। उसकी जो माशुका है बूंद, वो भी टाइम पे बरसती नहीं है, आती नहीं है। तो उससे क्या शिकायत है, वो है पर्वत और बूंद। सर्दियों के मौसम का वर्णन है इस कविता में कि पर्वतों में सर्दियों ने रंग है गजब धरे, पर्वतों में सर्दियों ने रंग है गजब धरे, वृक्ष ठूंठ है खड़े कि पात पात है झरे, और बादलों से आज्ञा लेके, बूंद का फादर है बादल। जी जी। बादलों से आज्ञा लेके बूंद फिर निकल पड़ी, प्रेम रस में डूब कर पर्वत की ओर चल पड़ी। पर्वत ने कहा रूठ कर, पर्वत ने कहा रूठ कर यहाँ ना आ ओ बेवफा, इतने दिन कहाँ थी तू, इतने दिन कहाँ थी तू, अब तक तुझे खबर न थी, मेरी कोई फिक्र न थी, मैं जीऊं चाहे मरूं तुझको मेरी क्या पड़ी, पहले तो ना आई तू, मिलूं तो तुझसे क्यों मिलूं, मिलूं तो तुझसे क्यों मिलूं, क्यों मिलूं। शिकायत। बूंद बोली रूंध कर, बूंद बोली रूंध कर, नयन नयन यूं मूंद कर, पर्वत को सब सुना दिया और हाले दिल का जो भी था रो रो के यूं बयां किया। फिकर तेरी है इस कदर, बूंद बोल रही है, फिकर तेरी है इस कदर, गई नहीं तुझे बिसर, कि मानवों ने लोभ में न जाने क्या सितम किए, जंगलों को राख किया स्रोत सब खत्म किए। देरी मिलन की हो गई, देरी मिलन की हो गई, पर हूं नहीं मैं बेवफा, देरी मिलन की हो गई पर हूं नहीं मैं बेवफा, और मिलने तुझसे आ रही हूं रूप लेके बर्फ का। फिर जरा हवा चली, फिर जरा हवा चली, हल्की सी छाई खामोशी, पर्वत की पूरी देह पर बर्फ ने लिपट लिपट बाहों में भर के सांवरे को फिर गई सिमट सिमट। समा मिलन का देख कर, समा मिलन का देख कर, पुष्प सारे खिल उठे, और ठूंठ से खड़े थे जो वृक्ष वो भी जी उठे। ताकत समझ लो प्रेम की, ताकत समझ लो प्रेम की, मटियानी सबसे ही कहें, मिटा के सारे फासले एक होके हम रहें, एक होके हम। जिंदाबाद। पोएट्री है। आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनमें जो एग्रीकल्चर की बात थी, जौनसार आपने अपनी बात में कहा भी कि हिमाचल बहुत अच्छा कर रहा है, हम लोग भी अग्रसर है, बट इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? क्या हमारे पास कुछ संसाधन या नीतियाँ वैसी है? हमारी क्या कमियाँ हैं? हम लोगों को भी तो जागरूक होना होगा, क्योंकि हम लोग सारा दोष तो सरकार पर, अधिकारियों पर नहीं डाल सकते। क्या हम लोग वो गलती कर रहे हैं कि हम लोग सारे ही देहरादून आके ही अपना जो समय है वो किसी और काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं? वही बात है सर कि एंटरप्रेन्योरशिप जो विल है यूथ में, एक एज होती है जब ये डेवलप होती है, हर किसी में डेवलप होती है, हर कोई चाहता है कि मैं अपना काम करूं। उस समय उसको अपने सराउंडिंग से या जो भी थ्रस्ट अगर मिल जाए कहीं से ना, तो वो कर जाता है फिर। तो हमारे जो जौनसार में एंटरप्रेन्योरशिप विल की बहुत कमी है, मतलब जो हॉर्टिकल्चर है उसको आदमी लास्ट रिजॉर्ट समझता है, कुछ नहीं हुआ तो यहाँ हमारा मतलब वो ये चीज़ है कि कुछ नहीं तो फिर ये, हाँ फिर ये लास्ट रिजॉर्ट है ये। और लास्ट रिजॉर्ट में भी तो हम लोग कुछ इनोवेटिव नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोच पाते, फिर वो सोचने का टाइम चला जाता है तब तक, और जो संसाधन
रिसोर्सेज जो जुटाने होते हैं वो जिस एज पे, बडिंग एज पे आप कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं लैग कर जाती है जब आपको खुद सीखने की उम्र होती है, फेल करने की उम्र होती है। तो अगर हम टाइम बीइंग, जैसे हिमाचल कर रहा है, हिमाचल में क्या है, एक बच्चा भी होगा ना, वो भी हॉर्टिकल्चर की बात करता है। वो अगर उसके पिताजी ने सेब का एक पेड़ लगाया है और उसके दादा ने अगर सेब का पेड़ लगाया है, नेक्स्ट जनरेशन फादर ने उसमें बी कीपिंग का काम शुरू किया है उस ऑर्चार्ड में, तो थर्ड जनरेशन का बच्चा है ना, वो फिर शहद के बारे में नहीं सोचता, वो बी प्रोपेलिस के बारे में सोचता है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये लीटर से भी ज़्यादा है। वहाँ बी कीपिंग का मतलब है मधुमक्खी पालन, हाँ जी। तो बी प्रोपेलिस के बारे में सोचता है। तो हम ये जो जनरेशनल जो एडवांसमेंट है, जनरेशनल जो इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन है, वो उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे बुजुर्गों ने कैसे करके मेहनत करके खेत खोद दिए, पता नहीं कितनी मुश्किलों से, बिना मशीन के। और हमारी जो सेकंड जनरेशन है, टू बी वेरी फ्रैंक, माइग्रेट कर रहे हैं, है ना। डार्क ट्रूथ। हाँ, वो डार्क ट्रूथ है। और वो फिर बाद में यहाँ से भी माइग्रेट घर ही कर रही है, फिर वो यहाँ से, लेकिन वो फिर वो समय वो रहता ही नहीं। जी जी। तो ये है कि बडिंग स्टेज में हमें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और जो खेती है, किसानी है, उसमें इनोवेशन ढूंढने पड़ेंगे अपने लेवल से। लिटरेचर दुनिया भर का है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च के बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हमको, और जो पॉजिटिव आउटकम्स है वो ढूंढने पड़ेंगे सर। एक शब्द आपने इसमें कहा था, वो बी प्रोपेलिस। बी प्रोपेलिस क्या होता है? बी प्रोपेलिस एक प्रोडक्ट होता है जो शहद जो होता है, शहद तो जो वर्कर बीज है, कामगार जो मधुमक्खियाँ होती है, वो शहद बनाती है। शहद की विंटर में जो है उनके खाने के काम आ जाएगा, फूड। एक होता है बी प्रोपेलिस, वो जो मक्खियाँ होती है उनके माउथ में डेवलप होता है, वो प्रोडक्ट होता है। तो उसकी एक टेक्निक होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने की, निकालने की, बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में निकलता है वो प्रोडक्ट, और उसकी बहुत सारी मेडिसिन में बहुत अचूक दवाई का काम करता है वो बी प्रोपेलिस। तो इस दिशा में कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बी प्रोपेलिस पे काम कर रहे हैं, बी वैक्सेस पे काम कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है बी कीपिंग में, कह रहा हूँ कि वैक्स तो वो छत्ता से, हाँ, जो छत्ता होता है ना, उसका वैक्स बनता है, बहुत, हाँ, बहुत ऑर्गेनिक वैक्स रहता है। तो एक जस्ट एग्जांपल है, मतलब खेती के साथ बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेज है कि खेती किसानी बागवानी के साथ, जिसमें हम बहुत एक्सेल कर सकते हैं, बहुत अपार संभावना है, स्काई इज द लिमिट। तो वो समझना पड़ेगा हमको, चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अभी एक इधर कोटखाई के हैं मेरे मित्र है, प्रेम सिंह चौहान जी, उन्होंने खुद की वैरायटी एपीएस एप्स डेवलप किया है। 10 CR एनुअल टर्नओवर है उनका, एप्पल ही एप्पल, खुद की वैरायटी डेवलप किया है एपीएस करके। जब मेरी उनसे बात हुई तो कह रहे थे कि जो उसका प्रोसेस वैराइटल डेवलपमेंट, इट्स नॉट ईजी टास्क, लेकिन फौज से रिटायर करके वो उन्होंने किया है, और बहुत बड़ा नाम है बागवानी के। ऐसे बहुत सारे, महाबल सिंह नेगी जी है, बहुत बड़े नाम, निर्मल नर्सरी है, निर्मल तोमर मेरे भाई, प्रेमचंद शर्मा जी पद्मश्री, नाना जी है हमारे, तो अटाल से जी, अटाल से, बहुत लोगों, ये रोल मॉडल है आपके सामने, सब कुछ है यार हमारे पास। उनको देखो, इनसे सीखो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, और यही है। इन शब्दों से मुझे एक और जो समझ आया वो ये कि वर्कशॉप अटेंड करो और सीखो, और जब सीख के जाएंगे तो अच्छा काम होगा। तो अच्छा काम होगा, बिल्कुल। एक और सवाल मेरा यहीं पर ये आता है कि कुछ लोग ठीक है कर रहे हैं, बट हम लोग एक दूसरे को देखकर सिर्फ वहीं तक क्यों सीमित रह जा रहे हैं? आज ठीक है हम लोग सेब पर बात कर रहे हैं, बट ऐसा तो ना हो कि हम लोग सेब पर ही स्टक कर जाएं। बिल्कुल। बहुत कम लोग जो है, जो कीवी है जिस पर तो बहुत एक बार का 2 बार का खर्चा है, उसके बाद तो वो ऐसी फसल है जिस पर ना बंदरों का ना अभी तक कोई खास वो कीड़ा उस सब चीज़ की, क्यों नहीं हम लोग वो एक्सप्लोर कर रहे हैं? मेरी समझ में जो इसका कारण है, जो एक पर्टिकुलर क्रॉप पे देखा देखी, बिल्कुल। आजकल जो इस बागवानी में उतर रहा है ना, वो यूट्यूब देख के उतर रहा है। यूट्यूब में दिखा दी किसी ने, ये मेरी इतनी इनकम हो रही है, इतनी इनकम हो रही है, चलो मैं भी सेब का बगीचा लगाता हूँ। वो और स्कोप नहीं ढूंढ रहा है कि अगर मुझे करना है तो फील्ड में आके पहले मैं देखूँ, अपना लोकेशन देखूँ ज़मीन की, वहाँ पर मैं समझूँ ज़मीन को, इरिगेशन चांसेस, उसका सनलाइट का क्या वो है, कितना मेरे पास
जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट नियर बाई में डिमांड कितनी है, डिमांड सप्लाई क्या है, वो गेम अगर कोई समझ जाए थोड़ा सा, तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसका राज उसी में छुपा हुआ है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना एक फसल उर्वरक से क्षमता खत्म बिल्कुल भी सर। हो ही जाएगी साथ में, और उसके अलावा हम लोग स्टक कर जाएंगे। स्टक, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका, आयरलैंड की 1845 के टाइम पे स्टेपल क्रॉप होती थी पोटैटो, केवल आलू पे निर्भर थे वो लोग। और आयरलैंड से ही आलू यहाँ भी आया है। हाँ, तो वहाँ फेमाइन आ गया, पोटैटो फेमिन आ गया, पूरे देश में भुखमरी हो गई, क्योंकि वो एक सिंगल क्रॉप पे निर्भर थे। खैर, तो वही सेम चीज़ अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ में पूरा रीजन इन्वॉल्व होगा एक क्रॉप पे, तो अगर उसमें स्कार्सिटी आ गई या फिर क्रॉप फेल्योर हो गया, तो पूरे रीजन की इकोनॉमी हैम्पर होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, इनोवेशन ढूंढने चाहिए हमको। एप्पल के साथ और भी क्रॉप हम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, पैच लैंड पे अलग लैंड पे कुछ, अलग लैंड पे और वो हमें शायद सहयोग करेगा, क्योंकि बिल्कुल अगर सहयोग किसी करेगा। साल एप्पल नहीं हुआ तो तो कुछ और दूसरी हो होगा। जाएगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग, मेरी उसमें है कि ये चक्राता में जो है ना यार, दिल्ली से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने वहाँ पर रेंटेड प्लेस लिए है जिसे, और वहाँ पर उन्होंने उगाई है राजमा, अच्छे दाम पर बेच रहे हैं, अपनी मन मर्जी का बेच रहे हैं, दिल्ली जाके 300-400 किलो बेच रहे हैं। बिल्कुल वही है, शॉर्ट ड्यूरेशन की जो फसलें हैं, राजमा हो गया, धनिया हो गया, 2-2 महीने में, 3-3 महीने में तैयार हो जाती है। टमाटर हो गया, हल्दी तो खैर थोड़ा लगी लेती है टाइम, फिर भी ये क्रॉप्स जो है हम सह फसली भी ले सकते हैं, और चार्ड के बीच में भी ले सकते हैं। आप बशर्ते उगाइए, कीवी उगाइए या फिर सेब उगाइए। फिर आपको सिलेक्शन ऑफ क्रॉप ऐसा करना होता है कि अगर पेड़ बड़ा है तो शेड लविंग प्लांट्स हों, ऐसा नहीं हो कि वो छाया पड़ते ही वो ख़त्म हो गया। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये शेड लविंग है या ये सन लविंग है। इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है आपका। जब आप पूरी तरह से उतरते हो तो एक किसान अपने आप में सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है, और सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट भी वही होता है। वही बात है। और हमें तो इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रदान करता है वो क्षेत्र कृषि है। बिल्कुल बिल्कुल। और मोर देन 52% ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो वो एग्रीकल्चर से ही रोज़गार आ रहा है। दूसरा ये कि इसमें संभावना ही बहुत है, हमारे नर्व में है यार ये। हमारे दादा ने, परदादाओं ने यही काम तो किया है, और क्या है ना, नर्व में है। इसको इम्प्रोवाइजेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम अभी भी वहीं अटके पड़े हों कि उसी ढर्रे पे हम चल रहे हैं। तो और इस पर ना मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, बट उनका जो आर्टिकल्स में एक बात थी जो मुझे वाकई में ही बहुत इंस्ट्रक्टिव भी करी और सही भी लगी, कि यार जो ये नीचे के क्षेत्र है ना, प्लेन्स, ये धीरे धीरे, जहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं, यहाँ पर कभी बासमती हुआ करती थी, और सबसे फेमस बासमती माजरा की हुआ करती थी। आज यहाँ जो है घर बन गए हैं सब। इनके लिए भी तो हमने ही उगाना है, इनके लिए तो एक किसान ही उगाएगा। बिल्कुल सर। नीड बढ़ेगी, कम तो शायद नहीं होगी, मुझे ये नीड तो बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों एग्रीकल्चर के ही एक थाली की ही चीज़ें हैं। तो जब डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास आना शुरू हो जाता है, फिर हम पेट के बारे में नहीं सोचते, हम क्वालिटी के बारे में सोचते हैं जी, कि मुझे न्यूट्रिशन मिले मेरी बॉडी को। तो जो हॉर्टिकल्चर है वो हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है। और न्यूट्रिशन के लिए तो आदमी सप्लीमेंट्स ले रहा है, कितने महंगे महंगे यार। फूड को ही न्यूट्रिशन बना दो आप। एप्पल में कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, या फिर दूसरी क्रॉप्स है, अमरूद है, तमाम तरह की सब्जियां, इन सब में। तो वही है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए हॉर्टिकल्चर बहुत ज़रूरी है, और हॉर्टिकल्चर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो विल है नए सिरे से, वो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, जैसे हम लोग अभी वो प्रोडक्ट तो लगा रहे हैं सेब पर, उस पर जो है ना हमने रसायन डालना जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, या ये हम लोगों को ही बैकफायर कर जाएगा किसी दिन? सर ऐसा था 1960 के दशक में, जब भारत में फूड की कमी थी, जब हम इंपोर्ट किया करते थे ग्रेन्स को, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा दिया था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी, जिनका हमने जिक्र भी करा था जिनसे, जो मेरे गुरु कहूँगा मैं, तो बहुत रहता हूँ, जिनसे आप मिल पाए। 2 बार में मिलने का मौका मिला मुझे उनसे। तो उस समय ज़रूरत थी, केमिकल्स की ज़रूरत थी। केमिकल नहीं होगा तो कैसे आप इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले लोगे। लेकिन बाद में उन्हीं प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन का भी नारा दिया था, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर।
लेकिन वही है कि उसको समझना, क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है। अब जो केमिकल्स है वो उसके रिपरकशंस हो रहे हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो माइक्रोब्स है सॉइल में, उनको डैमेज कर रहा है। हमारी हेल्थ को तो खैर कर ही रहा है डैमेज, और कई जगह वो बायो मैग्नीफाई हो जा रहा है, वो मतलब वो लेवल ऑफ जो है वो हर लेवल पे बढ़ता जाता है। तो वही है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, उनको उगाना चाहिए। और तमाम तरह की एजेंसी है, उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड बना हुआ है, उनसे मदद लेनी चाहिए। सर्टिफिकेशन ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिक में, लेकिन एक पीजीएस है, पार्टिसिपेटरी ग्रीन सिस्टम जो है, तो वो पीजीएस सर्टिफिकेशन बहुत इजी होता है। वो जो गांव में समूह होते हैं ना बने हुए, एक समूह दूसरे का पीजीएस दे सकता है, दूसरा समूह तीसरे को दे सकता है। पीजीएस क्या हुआ है? पार्टिसिपेटरी एक जो ऑर्गेनिक, जो मान लो आपने फसल लगाई और आप उस प्रोडक्ट को, मान लीजिए सेब ही है सपोज करो, आप उस प्रोडक्ट को ये दिखा रहे हो कि ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, ठीक है, तो उसका प्रूफ जो है, अब उसमें ऑर्गेनिक का लेबल अगर लगा रहे हो तो उसके प्रूफ के लिए आपके पास किसी एजेंसी से आपको ठप्पा लगाएगी ना वो, हाँ अप्रूव होना चाहिए। तो कई तरह के सिस्टम मार्केट में हैं जो करते हैं ये काम, लेकिन उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा। वो फील्ड में आएंगे, हर लेवल पे चेक करेंगे आपकी फसल को, जब फूल आएगा तब तो नहीं केमिकल स्प्रे किया, फल आया तब तो नहीं कर रहे उस तरीके का। तो लेकिन एक सस्ता सिस्टम भी है हमारे पास जो बहुत टिका हुआ है, उसको पीजीएस बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ऐसा नाम है उसका। तो उसमें वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड है। गांव में एक एसएचजी होगा, वो दूसरे की प्रोडक्ट को जांचेगा कि एक ऑर्गेनिक है, और वो जो पहला वाला है वो दूसरे, एक चेक बनेगा, एक बैलेंस बनेगा, जैसे मीडिया में रहता है, वो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है पूरा, एक दूसरे पे नज़र रखने वाला सिस्टम है। तो वो किफ़ायती है, बढ़िया है, और उस पर थोड़ा समझें अगर आदमी, उसको थोड़ा स्टडी करके कि पीजीएस का वो कैसे करना है, तो ये काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें थी जो हम लोगों को सोचनी चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और इस क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं, जितना आप जाएंगे उतनी बढ़ती रहेगी संभावनाएं। बिल्कुल जी, तो अब हम लोग अंत में हैं, और जाते जाते हम चाहते हैं एक दो कविताएं अगर अपनी शर्मा जी हमें सुना दें। हाँ, एक कविता। और मटियानी जो नाम लिखते हैं, मटियाना गांव है, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था आपको, तो इसलिए मटियानी लिखते हैं, अरविंद शर्मा मटियानी के नाम से। एक मैं सुनाता हूँ, हकीकत एक कविता लिखी थी मैंने, वो बड़ी प्रैक्टिकल है। तो जो मुंह पे तेरे चमचा है वो पीठ के पीछे कांटा है, जो मुंह पे तेरा चमचा है वो पीठ के पीछे कांटा है, तुझे नहीं एहसास कि उसने कितना तेरा काटा है, तुझे नहीं एहसास कि उसने कितना तेरा काटा है। तारीफ सुन के अपनी तू बहक ना जाना रे बंदे, तारीफ सुन के अपनी तू बहक ना जाना रे बंदे, जमाने में लूटने के बने हैं कितने ही धंधे। वैसे तो दुनिया गोल है पर अनंत झोलम झोल है, वैसे तो दुनिया गोल है पर अनंत झोलम झोल है, और आदमी को खरीदने के एक से बढ़कर मोल है। ईमान सरों पर बदमाशों की तलवारें हैं हरदम लटकी, ईमान सरों पर बदमाशों की तलवारें हैं हरदम लटकी, सिद्धांत बना ले जीवन का सुननी सबकी करनी मन की। ये कविता मुझे ये भी हौसला देगी जब ये लाइनें आप सुनेंगे, इनको और गहराई से परखेंगे, तो ये हौसला देने के लिए है, ताकि एक उम्मीद की किरण बची रहे, वो मेहनत जारी रखें, और भटकावे के कई रास्ते हैं, उन पर ना भटकें आप। बिल्कुल। और हमारे साथ कैसा रहा शर्मा जी का अनुभव हम ये जान लेते हैं, उसके बाद आपसे विदा भी लेंगे। बहुत मज़ा आया। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, और शायद पहली बार में किसी को इंटरव्यू टाइप का एक शूट कर रहा है। आई वॉज क्वाइट नर्वस। ये कल मैंने बोला भी था यार कैसा होगा करके, क्योंकि मज़ा भी आना चाहिए जो सुन रहे हैं उन लोगों को। लेकिन बहुत नेचुरल रहा, बहुत इम्प्रॉम्प्टू रहा, और बहुत अच्छा काम कर रहा है ट्राइपॉड प्रोडक्शन, और बहुत पोटेंशियल है यार आप लोगों में, बहुत अच्छी टीम है आप लोगों की। और जो भी देख रहे हैं इसको, लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करना, लेकिन इसके अलावा भी जहन में रखना इसको, अपने ट्राइपॉड प्रोडक्शन को, क्योंकि इट हैज़ अ पोटेंशियल टू एस्पायर। ये फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा काम। शिवम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आयुष और अपनी शैलजा शैलजा। एंड आई एम वेरी सभी इंडेटेड का टू यू। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आई एम रियली इंडेटेड। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे लोग हमें मिल रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं। शैलजा और आयुष का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है। मैं आपसे लेता हूँ विदा। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मेरा नाम शिव डोवाल है और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।